जरूरी नहीं है जो आप कमाने के लिए बम्बई दिल्ली जाओ तो ही आप कमाओ। लेकिन यदि इसमें भी कुछ लोगों को राजनीति दिखती है तो मुझे गर्व है जो मैं ऐसी राजनीति कर रहा हूँ। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप पत्रकार, मैं करूंगा तो फिर लोग बोलेंगे राजनीति। हमारे मोहल्ले में क्या हमारी समस्या है वो न सीएम को पता है न पीएम को पता है, वो हमें पता है। और जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, वी द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, तो ये बाय द पीपल हम हमेशा भूल जाते हैं। यदि हमारे गांव में शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं तो ये अधिकार हमारा है, तो हम स्कूल पे जाएं, टीचर से सवाल करें जो सर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही। कोठा का मकान है डबल 2 तल्ले का, वो भी इंदिरा आवास ले रहे, वो भी शौचालय ले रहे, वो भी फ्री के राशन ले रहे। प्रधानमंत्री योजना लाते हैं तो घपलाबाजी तो निचले से होता है। वहाँ से अगर 2 करोड़ रुपया छोड़ा जाता है तो आते आते जमीन पे 2 रुपया बस बचता है, और मरता कौन है इसमें? गरीब है। जो व्यक्ति खुद का सीट नहीं बचा पा रहा है वो मुख्यमंत्री का दावेदार पेश कर रहा है, ये तो हास्यास्पद। पहले आप मोर्चा तो बनो, इलेक्शन तो लड़ो, नंबर तो लो, तब तो आप मुख्यमंत्री बनोगे। लेकिन जो लोग जिला की मांग कर रहे हैं, मैं उन्हें कहता हूं आइए मेरे साथ ओपन फोरम पे बैठिए, उसका क्या प्लस है क्या माइनस है। हम चाहेंगे झंझारपुर में उद्योग लगे। आप जिस पार्टी के आप दावेदार हैं, तो आपका पार्टी भी तो बहुत दिनों से बिहार में राज कर रही है, तो कहाँ हम एक भी इंडस्ट्रियलाइजेशन देख रहे हैं नीतीश बाबू के? इस उम्र में भूखमरी आपके गांव में कोई भूख से मरा है? गांव में नहीं है सर, लेकिन अगर आप प्रिंट मीडिया से बात करते हैं तो आए दिन हमेशा ही छपता रहता है कि गुजरात में भूखमरी से 13 साल जी बिहार की, लेकिन गवर्नमेंट तो आपकी है सर, बिहार तो आप एनडीए गवर्नमेंट में रहते हैं ना। क्या है, हाँ बिहार की हम बात कर रहे हैं, देखिए हम छोटे आदमी हैं, लेकिन अभी भी एनएच के लोग भूख से मरते हैं। किन कारणों से? आप पत्रकारिता कर रहे हो तो मैं आपसे कहूंगा उनसे जाके ये क्वेश्चन कीजिए, कहाँ गया राशन? नमस्कार, मेरा नाम है सानू झा और स्वागत करता हूँ अपने चैनल न्यूट्रल जर्नलिज्म में। अभी हम मौजूद हैं बिहार के मधुबनी जिला के झंझारपुर विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में। हमारे साथ अभी मौजूद हैं झंझारपुर विधानसभा के जेडीयू पार्टी से दावेदार प्रत्याशी विधायक पद के लिए सुनील कुमार झा जी। ये अभी झंझारपुर विधानसभा के क्षेत्र में उगते हुए सितारे के रूप में लोग इन्हें सराहते हैं और देखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल न्यूट्रल जर्नलिज्म में। नमस्कार। मैं सबसे सवालों का सिलसिला मैं शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और न आगामी किसी परिचय के मोहताज होंगे, तो आप अपना परिचय हमारे उन दर्शकों के लिए दीजिए जो झंझारपुर के बाहर और मिथिला और मैथिली से बाहर के हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार झा है जी। हमारी प्रारंभिक शिक्षा हमने वेस्ट बंगाल के हावड़ा से किया है जी। 12वीं तक की पढ़ाई जी। उसके बाद हम आईआईटी खड़गपुर 1986 में हमने आईआईटी खड़गपुर ज्वाइन किया। 1990 में हम पास आउट किए, वहां से हमने बीटेक किया। जी। उसके बाद हम मुंबई गए। मुंबई में कार्य क्षेत्र में हमारा पहले कुछ कंपनियों में काम किया और शिक्षा से ही जुड़ा रहा। आप बहुत दिनों तक शिक्षा विभाग में रहे हैं। आप ये एक बहुत ही योग्य शख्स हैं जिनके साथ मेरा इंटरव्यू होने वाला है। सवालों का पुलिंदा लेके मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ और तार्किक और मार्मिक सवाल हैं। सबसे पहले जब मैं एक थंबनेल बना के अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट पे डाला कि मेरा आपके साथ इंटरव्यू होने वाला है, तो बहुत सारे लोगों का आपसे कयास मत था कि इनसे ये सवालें पूछनी चाहिए, और मैं वही सवाल को लेकर के उपस्थित हूँ। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है, आप जो घूम घूम के वीडियो बनाते हैं, जो जगह जगह पे जाते हैं, ये लोगों का सवाल है। तो लोगों का कहना है कि ये घूमना एक चुनावी रणनीति भी तो हो सकती है। देखिए सानू जी, मैं ये कहना चाहूंगा, यदि आपने मेरे वीडियो को गौर से देखा होगा तो हम सिर्फ समस्या की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं समाधान की। यूथ एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। वोकल फॉर लोकल, जो प्रधानमंत्री का कहना है, जो वोकल फॉर लोकल, उसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। जो आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, हम आत्मनिर्भर झंझारपुर की आत्मनिर्भरता पे चलते हैं, आत्मनिर्भर झंझारपुर की। तो उसमें आप देखेंगे जो अधिकतर जो मेरे वीडियो हैं वो सारे हैं जो
जरूरी नहीं है जो आप कमाने के लिए बम्बई दिल्ली जाओ तो ही आप कमा सकते हो, यहाँ भी अपॉर्चुनिटी है। हाँ। और मेरे जो हीरो आप देखेंगे करोड़ों कमाने वाले नहीं है, जी जी जी, कम लागत से 10,000 यदि कोई कमा पा रहा है वो मेरा हीरो जी। या जो भी वोट लेने के लिए आपके पास आते हैं उनके पास न कोई मुद्दा है, न उनको वास्तविकता की कोई पहचान है, ऊपर से टपकाए जाते हैं और इलेक्शन जीत के चले जाते हैं। मैं तो आत्मनिर्भरता की बात कर रहा हूँ, मैं तो स्वरोजगार की बात कर रहा हूँ, लेकिन यदि इसमें भी कुछ लोगों को राजनीति दिखती है तो मुझे गर्व है कि मैं ऐसी राजनीति कर रहा हूँ। आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा चुनाव लड़ने के लिए? आप किस मैनिफेस्टो से जनता के दिल पे राज करने वाले हैं? देखिए हमारी जो सोच है, हाँ। चूंकि मैं निर्दलीय नहीं हूँ, पहले ये आपको जानना होगा, मैं जदयू से हाँ। हमारी भी कोशिश है जो शायद हमारे हमने जो काम किया है पिछले 5 वर्षों में क्षेत्र में, उसको देखते हुए पार्टी मुझ पे भी विचार करे। जी जी। तो जहां तक मैनिफेस्टो की बात होती है ये पार्टी निर्धारित करती है मैनिफेस्टो, लेकिन अपना भी एक क्षेत्रीय मैनिफेस्टो होगा। एग्जैक्टली जो आप कर रहे हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप पत्रकार मैं करूंगा तो फिर लोग बोलेंगे ये राजनीति, लेकिन आप यदि पत्रकारिता के क्षेत्र में आप नए आ रहे हो तो मेरा आपसे सजेशन है आप हर एक पंचायत में जाओ कि समस्या है, लोग आपको समस्या गिनाएंगे लेकिन समाधान भी आप ही के पास है। हमारे मोहल्ले में क्या हमारी समस्या है वो न सीएम को पता है न पीएम को पता है, वो हमें पता है। तो हमारी समस्या में भी ना छोटे से ऊपर के लोग बढ़ते हैं, विधायक, मंत्री, सांसद, तब जाके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, इस तरह का जो होता है वो क्रमबद्ध तरीके से चलता रहता है। तो हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। एग्जैक्ट। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक मोहल्ले में आप जाए और वहाँ की समस्या जनता से पूछा करें, तो हर एक क्षेत्र की समस्या को उठाओ, हर एक पंचायत वाला। अभी तकलीफ क्या है सानी जी, यदि हमारा नेता का दिमाग नहीं है, हम चाहते हैं जो जनता नेता का दिमाग बने, उन्हें समस्या दे, उन्हें समाधान बताए, तो ये चीजें वे सदन में उठा सकते हैं, विधानसभा में उठा सकते हैं। इससे क्या होगा, जनता का फायदा होगा। अभी तो होता है ना, क्योंकि ये एक जनरली सा एक माइंड सेट बन गया है लोगों में कि नेता ही आते भी, और वास्तविकता भी यही है जमीन की, कि नेता आते हैं बोल देते हैं, समस्या का तो समाधान बोलते हैं कि मैं जब जीत जाऊंगा तो ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। लेकिन सर अगर आप घूमते हैं, 10 जगहों पे आप जाते हैं, 20 जगहों पे आप घूमते हैं, तो जन समर्थन आपके समर्थन में है, या फिर आप उस चीज को किस तरह से अपना जन समर्थन का पे आपका क्या कहना है? देखिए पिछले कुछ सालों से जो हमने फील्ड में काम किया है, स्टूडेंट्स के लिए काम किया है, सरकार की एक योजना है स्टूडेंट की, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, शायद आपको पता है। जी जी जी। पिछले साल दिसंबर से लेकर जून महीने तक हमने बिहार के हर एक जिले में जाके इसका कैंपेनिंग किया, बच्चों को मोटिवेट किया, पेरेंट्स को समझाया, क्योंकि जनरल मैथ बहुत ही अच्छी योजना है जहाँ सरकार 4 लाख रुपए दे रही है पढ़ाई के लिए। जब आपको नौकरी लगे तो आप उसे दे। एग्जैक्टली, आपको पता है, तो मैं डिटेल टेक्निकल नहीं जाता, मैं माइंडसेट की बात करता हूँ। तो जो हम इंटीरियर गरीब इलाके में जाते थे, फादर मदर के मन में किसी ने डर बिठा दिया था जो ये जो फ्री में बोल रहा है वो ले जाके बच्चे का किडनी बेच देगा। अच्छा, समझ है? तो इसको दूर करने में कहीं ना कहीं भले 1% ही है, लेकिन पूरे बिहार के हर एक जिले में हमने कैंपेनिंग किया था इस माइंडसेट को हटाने के लिए। और जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, वी द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, तो ये बाय द पीपल हम हमेशा भूल जाते हैं। जीत के तो सर राजा बन जाते हैं, क्योंकि मैं आपको इसे आप अन्यथा में नहीं लीजिएगा, क्योंकि सर ये जीत के राजा हो जाते हैं जो अभी के नेता हैं। अगर मैं जितना भी मेरा रिपोर्टिंग रहा है मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, उससे सारे रिपोर्टिंग का मैं आपको आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। आप अगर देखेंगे तो सर आपको कल्पना नहीं कर पाइएगा कि जमीनी स्तर का वो काम है। आज कल ही मैं गया था वहाँ पे समिया ढलान, वहाँ पे सर लोगों को समस्या इतना है कि समस्या का जो ये शब्दों का समूह है वो वहाँ पे कम हो जाता है सर। अभी तक पंडाल और पन्नी में लोग रह रहे हैं, हालांकि आपके पास तो कुछ ऐसा है नहीं कि आप किसी पार्टी से जुड़ करके उस सारी समस्या को समाधान कर लीजिएगा। लेकिन सर सड़क निर्माण, नल निर्माण और नाला निर्माण झंझारपुर के लिए कब होगा और कैसे होगा, और उन लोगों के लिए भी बताइए जो अभी समिया ढलान में रोड पे रह रहे हैं। देखिए ये गौर कीजिएगा,
जो समिया ढलान में जो रोड पे जो भी लोग व्यक्ति आपको दिख रहे हैं जी, वो एक्चुअली कमला नदी के पेट के गर्भ में है जी, गर्भ में जी। और जब नदी उफान पर आती है तो गर्भ में पानी भरेगा ही। जी। घर में पानी नहीं घुसा अभी तक, कमला के प्रकोप इतना नहीं हुआ है। अभी नहीं हुआ है सर, 2019 में तो हुआ था। एग्जैक्टली 2019 में तो बाढ़ भी थी। जी। तो सतर्कता के तौर पे सभी बांध पे आ गए। हाँ। लेकिन हमारा ये कहना है जहां भी जी। आपने नदी की धार को रोकने की कोशिश की है, प्रलय ही हुआ है। जहां तक सरकार का सवाल है तो सरकार की प्राथमिकता जो अभी है बांधों पे जो आपने देखा होगा काम चल रही है, ऐसा नहीं है सरकार सोया। पिछले वर्ष के तुलना में यदि आप इस वर्ष का तुलना करोगे तो पिछले वर्ष के हम लोग भी प्रत्यक्ष गवाह हैं। जो जब बांध टूटने का सिलसिला रेन कट दिख रहा है, पानी वहां से रिसाव हो रहा है, तो ग्रामीण अपने स्तर से मिट्टी बालू खरीदे हैं, बोरा में भरे हैं, तो उतना टाइम नहीं मिला। तो हमें लग रहा है कि वो रोड यदि नेक्स्ट ईयर कंप्लीट हो जा रही है, इस ईयर क्यों नहीं हो पाई बांध का काम कंप्लीट? तो आपने देखा होगा जो 3 महीने से जो मेजर टाइम है काम का, वो आपका कोरोना में ही चला गया। छठा सवाल मेरा आपसे ये है कि आप शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, इस क्षेत्र के शिक्षा विभाग पे आपका क्या सोच है? क्योंकि अगर आप माध्यमिक स्कूल जाते हैं या उच्च स्तर के स्कूल को अगर आप मुआयना करते हैं, जायजा लेते हैं, तो वहां पे सर पढ़ाई ना के बराबर होती है। तो इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि आप एक शिक्षा ये चीज मैं बहुत ही बेबाक कहूंगा जी, और ऐसा उत्तर का एक्सपेक्टेशन आप किसी भी नेता से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति। हाँ, वोट बैंक की राजनीति। और मैंने आपको शुरू से कहा जो डेवलपमेंट की राजनीति करो, जो गलत है उसे गलत करो। आप जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, प्राइवेट स्कूलों की संख्या भरमार है बहुत है, और ये भी आपको पता होगा जो प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षक पढ़ा रहे, 1-2 को छोड़ दीजिए अपवाद के रूप में, तो 1500 से लेके 5000 की सैलरी मिलती है, आराम से, इससे ज्यादा नहीं मिलता। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। जी। सरकारी स्कूल में जो भी शिक्षक हैं कि आज की तारीख में 25,000 से कम सैलरी किसी की नहीं जी। 7वां वेतन, 8वां वेतन, इस पे लोग लगे रहते हैं। वेतन के लिए देखेंगे कंटिन्यूअस हल्ला हो रही है, आवाजें उठ रही है। कोरोना संक्रमण से पहले भी हुआ था, हमेशा आवाज उठ रही है, स्ट्राइक हो रहे हैं। हाँ। हमारी निवेदन है, और हम स्कूल में टीचरों को जाके यही निवेदन करते हैं, सर आप सैलरी बढ़ाने की मांग करते हो, बहुत ही अच्छी बात है, हम आपके साथ हैं, लेकिन हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, जिस कक्षा में जाते हो उस कक्षा की किताबें तो ठीक से पढ़ो। तो आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले देखिएगा स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहतर था, अभी खराब हो गई। इसके लिए आप सरकार को जिम्मेदार नहीं बना सकते हैं। हम कहते हैं, हर एक आम नागरिक को हम कहते हैं, यदि हमारे गांव में शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं तो ये अधिकार हमारा है, तो हम स्कूल पे जाएं, टीचर से सवाल करें, जो सर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है। क्या हमने कभी गए? क्या आप कभी गए पूछने? तो सिर्फ सरकार, सिर्फ नीतीश कुमार को ही दोषारोपण क्यों किया जाता है? मान लीजिए गलत शिक्षक का चयन हो गया, क्या शिक्षक की ये जवाबदारी नहीं है जो पढ़ाई करके अपना जो नॉलेज है उसको पढ़े? हम नहीं बोला पीएचडी करो, लेकिन जो आप यदि 6वीं की किताब पढ़ रहे हो, शुरू से अंत तक ठीक से पढ़ो। जो आपको नहीं समझ में आ रहा किसी से समझ लो, आप तैयार होगे। और जब आप जीत जाएंगे तो आपका क्या उद्देश्य रहेगा? किस क्षेत्र को आप सबसे ज्यादा बढ़ाएंगे? कृषि क्षेत्र को बढ़ाएंगे, शिक्षा क्षेत्र को बढ़ाएंगे? यदि मैं जीत जाऊंगा तो मेरी पहली प्राथमिकता है जो रोजगार सृजन, उसके भी कुछ आइडियाज हैं और हम काम कर रहे हैं। हम जीते या ना जीते, अभी जो हमारी काम चल रही है उससे आपको अगले 6 महीने में आपको दिखेगा। अभी हम क्या काम कर रहे हैं, अब ये समझिए। पूरे झंझारपुर असेंबली में करीब 2000 एकड़ जमीन है जो वेटलैंड है। और वेटलैंड मतलब क्या? जो चौड़ का एरिया जहां पे सालों भर पानी जमा रहती है उसको वेटलैंड कहते हैं। आज वे वेटलैंड वेस्टलैंड है।
तो अभी हम लोग एक एफपीओ फॉर्मेशन की दिशा पे काम कर रहे हैं। अब यदि इस लोलैंड एरिया को हम लोग किसान को क्या बोल रहे हैं, आप आपस में बैठिए, डिसाइड कीजिए। अभी आपकी आमदनी उससे 0 है, उस जमीन को लीज पे हमें दीजिए, हमारे एफपीओ को, हमारे सोसाइटी को, जो बिहार सरकार के अधीन है। उसके तहत हम लोग फार्मिंग करेंगे वहां पे, किसकी, मखाना की। सारे किसान मिलके एक क्लस्टर बनाते हैं, उसका कंट्रोल एफपीओ करेगा और सारी सुविधा। और यदि 100 एकड़ जमीन पर मखाना का सक्सेसफुल इधर हुआ तो कितने चौड़ में है, तो 2000 एकड़ है। तो 2000 एकड़ में यदि आप मखाना की खेती कर रहे हो तो आपकी खुद की मखाना प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी झंझारपुर में, हजारों का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। हम इस पे काम कर रहे हैं। तो यदि आप फिर बोलोगे तो ये तो राजनीति आप कर रहे हो, तो हमें मंजूर है ऐसी राजनीति, और जो भी ऐसी राजनीति करेंगे हम उनका स्वागत करते हैं। पानी का समस्या, बेरोजगारी, गरीबी, इस पे सब लड़ लेते हैं, लेकिन 2019 में जिस तरह से बाढ़ का वारदात हुआ था उसका अंजाम उसके भुक्तभोगी गरीब लोगों को हो रहा है। यह समस्या को लेकर के आप क्या विधानसभा में आवाज उठाएंगे? देखिए, जहां तक नेचुरल कैलेमिटी की सवाल है, अमेरिका में भी होता है जी। हमारे इधर कुछ अधिक हो रहा है, लेकिन जब नेचुरल कैलेमिटी आती है, जैसे देखेंगे समुद्र में तूफान आया, कि कोई कितना भी डेवलप्ड है, नेचर से आप नहीं लड़ सकते। हमारी सोच ये है, बहुत बुरा लगेगा लोगों को, अनुदान रहित समाज, हाथ में का रोजगार हो, भीख मत। अनुदान क्या है, आप लोगों को क्या बना रहे हैं, निकम्मे बना रहे। यदि हर हाथ रोजगार आप दोगे तो ये जो समस्याएं हैं, हम लोग ये कहते हैं कि रोजगार सृजन का इन्वायरमेंट क्रिएट करो, सब उद्योग उद्यमी लगाएंगे। हमारी अपेक्षा सरकार से ये रहती है गवर्नेंस अच्छा हो। अब होती है क्या, जो निचले तबके सोसाइटी में आर्थिक दृष्टि से जो सबसे नीचे है, वोट में उसी पे लेके जाते हैं कि मैं ये विकास कर दूंगा निचले तबके के लिए। निचला शब्द कब खत्म होगा सर? अभी आप देखेंगे कोठा का मकान है, डबल 2 तल्ले का, वो भी इंदिरा आवास ले रहे हैं जी, वो भी शौचालय ले रहे हैं जी, वो भी फ्री के राशन ले रहे हैं आराम से। कौन, हमने देखा अपनी आंखों से जो लोगों को अनाज लेते हुए और सामने में ही अनाज की दुकान से राशन से अनाज लिए उसे मिलता नहीं, रोड पे आके उसी को बेच देते हैं, और जो किसी का तो हक मारा है। अच्छा, दूसरा जो आपकी जिसका नहीं मिला, कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि अभी भी ये महामारी के टाइम में भी आपको पता होगा, जो जीविका दीदी के द्वारा पूरे मतलब इस गांव में जो जीविका समूह चल रहा है उसके द्वारा सर्वे कराया गया, जो भी परिवार छूटा गया सबको कार्ड बना है। लेकिन यदि आप कागज ही नहीं देते हो, आप अप्लाई ही नहीं करते हो, तो सरकार कैसे आएगी? तो इसमें आप शिक्षा को नहीं दोष दीजिएगा, क्योंकि उसके पास तो शिक्षा ही नहीं होता है। जो अगर देखिए, आप अगर किसी प्रकार का योजना अगर लाते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा किसी प्रकार का योजना होता है, तो वो योजना हम कहाँ पे देखते हैं? हम मीडिया वाले दिखाते हैं कि ये योजना आया है, आप इसमें फॉर्म भरिए। लेकिन अगर उनके पास जानकारी ही नहीं जाएगा तो उसमें तो शिक्षा भी नोटिस किया जाएगा जी। ये घर घर सर्वे हुआ, हाँ, लेकिन घर घर तो होता है, घर घर सर्वे हुआ था, राशन कार्ड है नहीं है, किसका है नहीं है, कागज दीजिए, जमा कीजिए, ये प्रक्रिया है। मैं राशन कार्ड की बात कर रहा हूँ। दूसरे जो आप बात करें एकदम सही है, जो उसके लिए भी आप देखेंगे, यदि पंचायत स्तर पे कोई काम है जो जनता के हित के लिए है, उसके लिए वार्ड मेंबर है, उसके लिए मुखिया है, उसके लिए पंचायत सचिव है, तो कहीं छूटने का चांस नहीं। इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिमाकत करना चाहूंगा कि आपने बोला कि मुखिया है, सरपंच है, या छोटे स्तर के जितने प्रकार का आपने नाम लिया, सर इसमें भी बहुत बड़ा घपलाबाजी होता है। उन्हीं लोगों को पैसा मिलता है, उन्हीं लोगों पे वो सारी योजनाओं को सुख मिलता है जिसके पास सब कुछ होते हैं। आज अगर आप मुआयना करने अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे, मैं कल गया था, मैं बार बार दोहराता हूँ इसी शब्द को कि सामिया मैं गया था, नरवाड़ जो मैं गया था, तो वहाँ पे लोग सीओ से जब वो कहते हैं कि मुझे पन्नी दीजिए, एक तो तपती धूप में वो लोग रहते हैं, और जब सीओ से कहते हैं पन्नी दीजिए तो वो सीओ कहते हैं कब पन्नी देंगे, जब आपके घर में फिर से पानी आएगा, हाजिरी देगा, तब हम आपको पंडाल या पन्नी देंगे।
तो ये भी तो बात है ना सर। इसका दूसरा पहलू आपने, मुखिया भी वही बोलता है। ये देखिए, इसका दूसरा पहलू आपने नहीं देखा। हाँ, मैंने पहले भी हम लोग बात कर चुके। हाँ, जो वंचितों को जो जाना चाहिए, हाँ, वो कुछ प्रभावशाली लोग, हाँ, बाहुबली लोग जी दबा देते हैं ले उसको। ले। तो यदि गंदगी है तो क्या इसका दोषी मोदी है? क्या इसका दोषी नीतीश कुमार है? नहीं सर, दोषी कौन है मैं उस दोषी? बात पे लेके बोल रहा हूँ कि निचले स्तर से राजनीति होने लगती है। अगर कोई आप अगर प्रधानमंत्री योजना लाते हैं तो घपलाबाजी तो निचले से होता है। वहां से अगर 2 करोड़ रुपया छोड़ा जाता है तो आते आते जमीन पे 2 रुपए बस बचता है। और उस 2 रुपए में भी पैसे के लिए जो बड़े बड़े उच्च पद पे कागजदार होते हैं वो 2 पैसे के लिए बीमार करने लगते हैं। और मरता कौन है इसमें? गरीब आदमी। ये बात आपने सही कही। हाँ, और हमने कितने मंच पे भी इस आवाज को हाँ, उठाया है। जो ईमानदारी ऊपर है, लेकिन आम जनता के सामने अभी तक बेईमानों की फौज खड़ी हुई है। अब थोड़ा सा हम राष्ट्रीय स्तर की बात कर लेते हैं कि जिस पद पे आप दावेदार होने चाहते हैं या फिर आपको पद मिलेगा विधानसभा का, जो आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आपका जो पार्टी का समूह है जिसे एनडीए कहा जाता है, उस एनडीए में तो खुद उथल पुथल मची है सर। कि लोजपा कहता है कि मैं फिर से कांग्रेस जाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ जो 2019 का चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें लोजपा का कहना है कि हमारे साथ तो नीतीश जी लड़े नहीं थे, वो तो हम और एनडीए के कुछ जितने भी एनडीए के गठबंधन के कोलिशन गवर्नमेंट है तो वो लड़े थे, उसमें नीतीश कुमार जी का कोई हाथ नहीं था। नीतीश कुमार जी का जब हाथ हुआ तो फिर लोजपा वाले कह रहे हैं कि हमें 40 सीटों पे लड़ना है या जितना भी, थोड़ा मतलब नीतीश कुमार जितना उन्हें सीट देते हैं उससे वो आगे की सोचते हैं लोजपा वाले। तो आपके पार्टी में तो खुद असमंजस की झूला हो रहा है। देखिए, डेमोक्रेसी का तो इसे ही तो डेमोक्रेसी का हम अपने हक, यदि हमें लगता है जो हम 50 सीटों पे सक्षम है या 100 सीटों की सक्षम है तो 100 पे हम तो दावेदारी करते हैं। हालांकि वो दलित पार्टी है लोजपा। यहाँ पार्टी की दलित की और इसकी पार्टी की नहीं बात हो रही है। भले ही हमारी पार्टी, हमारी ताकत एक ही सीट जीतने की है, लेकिन हम चाहेंगे जब बंटवारा हो रहा है तो अधिक से अधिक संख्या हमारे पक्ष में। उसमें गलत क्या, हम गलत नहीं मानते। किसके पक्ष? क्योंकि कोई, यदि हम ही एक पार्टी, मान लीजिए हम ही पार्टी चलाते हैं और हमारे साथ जो है 200 लोग जुड़े हुए हैं, उसमें हम देख रहे हैं 50 हमारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो सक्षम है, इलेक्शन लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। तो मैं तो अपने पार्टी की बात रखूंगा। तो यादव भी कहते हैं कि अगर लोजपा हमारे पार्टी में आते हैं तो मैं लोजपा के जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान जी, उनको दावेदार दिया जाएगा मुख्यमंत्री पद के लिए। तो ये आप कहाँ तक मार्मिक मानते हैं इस बात को? अगर वो युवा है और आप भी युवा प्रत्याशी हैं। तो पप्पू यादव जी खुद का सीट नहीं बचा सकते जी, वो पूरे बिहार में कैसे सीएम बना देंगे? ये आप सोचिए, ये हम क्या करें? नहीं, उनका कहना था कि मैं अगर चाहूँ, अगर मुझसे अगर राय लिया जाए, पप्पू यादव का कहना था अगर मुझसे राय लिया जाएगा तो मैं चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री, क्योंकि वो दलित है, मैं तेजस्वी को नहीं बनाऊंगा। देखिए, अब ये क्वेश्चन आ जाती ईट पर। हाँ, मैंने क्लियर कहा, जो व्यक्ति खुद का सीट नहीं बचा पा रहा है वो मुख्यमंत्री का दावेदार पेश कर रहा है, तो ये तो हास्यास्पद है। पहले अपनी ताकत तो दिखाइए, तब तो बात आती है। और हम इसको मुख्यमंत्री, आप मान लीजिए आपके पास 5 सीट है, आप भी मुख्यमंत्री के दावेदार हो जाते हैं। बुरा नहीं, आप दावेदार हो, लेकिन आपकी ताकत क्या है तो आकलन तो कीजिए। क्या आप इस ताकत है अभी जो आप एनडीए को चैलेंज कर सको या यूपीए को चैलेंज कर सको? अभी भी आप तीसरा मोर्चा ही है जो कहीं नहीं है, कोशिश चल रही है। पहले आप मोर्चा तो बनाओ, इलेक्शन तो लड़ो, नंबर तो लाओ, तब तो आप मुख्यमंत्री बनोगे। अच्छा, आपके जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो आपके विपक्ष में होंगे, उनके लिए आपका क्या कहना है? क्योंकि आपके जो जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनका कहना है कि मैं झंझारपुर को जिला बना दूंगा। उनका जैसे आपका एक विकास है शिक्षा को लेके या अच्छे अच्छे मुद्दों को लेकर, तो उनका भी अच्छा एक मुद्दा है कि झंझारपुर को मैं विकास करूंगा। किसके है कि मैंने मेडिकल कॉलेज झंझारपुर में लाया है। ये दोनों चीज सराहनीय है। तो आप अपना प्रतिपक्ष के नेताओं के लिए क्या कहेंगे जो आपको अभी इस पहले इस चीज को क्लियर किया गया, जो मेडिकल कॉलेज किसकी देन है? जहां तक हम लोगों की जानकारी है, कहीं ना कहीं कोई भी काम होती है
कोई इनिशिएट करता है और कोई उसे एंड पे लेके जाता है। तो अभी एंड तक ले जाने में माननीय मंत्री संजय झा जी का बड़ा योगदान है, जहां तक मैं देख रहा हूँ। पीछे का क्या कहानी आगे का है हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मेडिकल कॉलेज यदि दिख रहा है यहाँ पे तो कहीं ना कहीं संजय जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, ये मैं मानता हूँ। दूसरा आपने कहा झंझारपुर जिला बना, हम भी पक्ष में झंझारपुर जिला बना, बहुत अच्छी पहल है। पहल देखिए, अब उसकी पहल अच्छी है या बुरी ये बात की बात है, लेकिन जो लोग जिला की मांग कर रहे हैं मैं उन्हें कहता हूं आइए मेरे साथ ओपन फोरम पे बैठिए, उसका क्या प्लस है क्या माइनस है। हम चाहेंगे झंझारपुर में उद्योग लगे, हर हाथ काम मिले, ये मेरी प्रार्थना। लेकिन आप जिस पार्टी के आप दावेदार हैं, तो आपका पार्टी भी तो बहुत दिनों से बिहार में राज कर रही है, तो कहाँ हम एक भी इंडस्ट्रियलाइजेशन देख रहे हैं नीतीश बाबू के द्वारा कि यहाँ पे इंडस्ट्री लग गया है, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी खुल रहे हैं। जहां तक मैं पटना की बात करूं तो पटना यूनिवर्सिटी में हमेशा एक छात्र राजनीति ही होता रहता है, वहां पे भी कन्हैया कुमार जैसे नेता निकलते रहते हैं। देखिए, जहां तक आप जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में काफी चेंजेस किए हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके काफी सहूलियत की बात की गई है सरकार द्वारा। तो अब क्या होता है, जो पहले हम लोग क्या थे, इंतजार में थे, अब हमें जरूरत है प्रोएक्टिव होने की, जो हम उद्योग को खींच के लाए। और एक बात याद रखिएगा, जो हम लोग बहुत ज्यादा बोले थे लोगों को, जो अभी कोरोना महामारी के टाइम में पलायन करके दिल्ली से वहां पे मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मैं चमड़ा का उद्योग दूंगा, छोटा छोटा जो उद्योग होता है उसे हम एकजुटता करके आप लोगों को रोजगार देंगे, वो भी जमीनी स्तर पे कुछ काम नहीं हो रहा है। अब एक चीज आप सुन लीजिए, किसी भी बिहार में सबसे अच्छी बात है, आपने कोई भूख से मरा है नहीं सुना? सुना है क्या? आप इतनी बड़ी जिंदगी में इस उम्र में भूखमरी आपके गांव में कोई भूख से मरा है? गांव में नहीं है सर, लेकिन अगर आप प्रिंट मीडिया से बात करते हैं तो आए दिन हमेशा ही छपता रहता है कि गुजरात में भूखमरी से जी बिहार की, लेकिन गवर्नमेंट तो आपकी है ना सर, बिहार तो आप एनडीए गवर्नमेंट में देते हैं ना। क्या है, बिहार की हम बात कर रहे हैं। देखिए, हम छोटे आदमी हैं, हम इतने बड़े लेवल में देश की बात, देश दुनिया की बात नहीं कर सकते। मैं बिहार का बात कर सकता हूँ, मैं झंझारपुर का बात कर सकता हूँ, और मुझे हार्दिक खुशी है और उसके लिए धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को, जो भूखमरी से मृत्यु नहीं के बराबर है। लेकिन अभी भी एनएच के लोग भूख से मरते रहते हैं, एनएच के जो अभी आपके क्षेत्र में है। यह गलत, मैं कल ही आया हूँ, गलत लोग है। जहां पे राशन, सुनिए, जहां पे राशन नवंबर तक फ्री दे गया है, ठीक है, बहा नहीं है अभी, याद रखिएगा, अभी बहा नहीं है। क्या बहा नहीं है सर? राशन जो इस महीने का उन्होंने निकाल लिया है वो अभी नदी में बहा नहीं है, घर में है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जो लालच भूख से, क्योंकि जब आपने प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है नवंबर तक 5 किलो फ्री अनाज, 1 किलो दाल, ये तो फ्री वाली बात हुई, कार्ड पे 5 किलो और मिल रही है, मतलब 10 किलो अनाज प्रति व्यक्ति मिल रही है। मुश्किल से 1-1.5 रुपया खर्चा, 10 किलो का एवरेज निकालो तो 1 से 1.5 रुपया खर्चा हो रहा है, और 10 किलो अनाज एक के लिए काफी है, भुखमरी नहीं हो सकती। आप पत्रकारिता कर रहे हो तो मैं आपसे कहूंगा, उनसे जाके ये क्वेश्चन कीजिए, कहाँ गया राशन तुम्हारा? तो वो घर में 5 लोग 50 किलो आया, तुम्हारा गया? नहीं, तो बोल रहे हमें मिला ही नहीं है। राशन कार्ड में भी अगर हम जाते हैं वहां पे, तो वहां पे भी डीलर के द्वारा कहा जाता है कि कुछ गहमा गहमी में लगा दिया जाता है। वो कहते हैं कि नहीं होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। जो लोगों का कहना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो लोग कह रहे हैं कि अच्छी तरह से हम लोगों पे पहल ही नहीं किया जाए, यहाँ तक कि पंडाल और पन्नी भी नहीं मिल रहा है। हम लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, 45 डिग्री 40 डिग्री का सेल्सियस तापमान होता है, तब पर भी लोगों को पन्नी नहीं दिया जाता है। देखिए, एक बात ये याद रखिए, वैकल्पिक सुविधा कितने लोगों का सरकार करेगी? क्या पिछले साल मैं वही एनएच की बात कर रहा हूँ जहां की आप बात कर रहे हैं, उसी जगह की स्थिति बताता हूँ। सरकार द्वारा सामुदायिक किचन चल रहा था, अच्छा खाना था, हमने खुद टेस्ट किया है, और वहां लोग जो काम करते थे वो भी खाते थे। हमने देखा है वहां खाना बना है, लेकिन कोई पन्नी लेके आया, 10 रुपये का चूड़ा बांटना चालू किया, मारा मारी। तो ये क्या?
आपको खाने के लिए सरकार इतनी अच्छी सुविधा है, वहाँ चावल दाल ये सब बहुत अच्छी, कोई कंप्लेन नहीं करेगा। वीडियो में एक आपको कमेंट दिखेगा अभी, एक जनता का कमेंट है, ये शायद आपको दिल पे भी आहत पहुंचा सकता है। इनका एक ऐसा सवाल है और मैं लिख के भी लाया हूँ कि जनता का सवाल, ये आप वो उन लोगों का कहना है, इसमें मेरा एक भी सवाल नहीं है। वो आपका अपने चेहरे के विकास के लिए आप मैप तैयार ठीक कर रहे हैं, कैसे अपना चेहरा, मतलब आप समझ लीजिए कि उनका किस तरह से पॉइंट ऑफ व्यू है आप अपने चेहरे के निर्माण में। देखिए, यदि मैंने पहले भी ये कह चुका हूँ, वही क्वेश्चन है, घुमा दिया, वही है जो राजनीति हमारे सारे काम में, सारे कामों में, हमारे सारे काम में राजनीति है। चूंकि राजनीतिक फील्ड से जुड़ा हुआ मैं कुछ नहीं कीजिएगा तो राजनीति से जोड़ा ही जाएगा, वो उनकी गलती नहीं है, जो क्वेश्चन कर रहे उनकी गलती नहीं। मैं बार बार इसलिए क्यों कर रहा हूँ, यदि जो मैं कर रहा हूँ राजनीति है तो सभी को बोलिए ना, ऐसी ही राजनीति करें, ऐसे ही चेहरा सभी सब चमकाए, कम से कम जागरूकता तो हम बढ़ा रहे हैं। यदि हम मान लीजिए चेहरा चमकाने के लिए स्टूडेंट के क्रेडिट कार्ड के लिए पूरा बिहार मैंने भ्रमण किया, ये किया, तो ये यदि मेरा चेहरा चमकाना हुआ तो मैं चाहूंगा कोई आपके दिल के नजदीक का मुद्दा उठाइए, चेहरा चमकाइए, कोई बुराई नहीं है। यदि आपके चेहरा चमकाने से किसी का भला हो जाता है तो ऐसा कीजिए, मैं इसको बुरा नहीं। ये हमारे साथ झंझारपुर विधानसभा के दावेदार जो सुनील कुमार जी हैं, वे बहुत ही शिक्षित लोग हैं और इन्होंने सिलसिलेवार तरीके से उन सारे सवालों का जवाब बहुत ही मार्मिकतापूर्ण दिया है। और सबसे मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप काम करते रहिएगा जिस तरह से आप कह रहे हैं, लेकिन लोगों का जो है एक विश्वास मत भी है, उस विश्वास मत को आप नहीं खोइएगा। तो अंत में जाते जाते आप जनताओं से क्या कहना चाहेंगे? खासकर मैं युवाओं को कहना चाहूंगा जी, जो कोशिश कीजिए, कोशिश करते रहिए, सफलता मिलेगी, निराश मत, कोशिश तो कीजिए, पहला कदम तो आगे बढ़ा के देखिए, सफलता कदम छूजिए। तो हिंदी में एक कहावत है कि ओछे की प्रीत और बालू की भीड़, इस तरह की राजनीति में ये विश्वास नहीं करते हैं। और दूसरा कहावत है कि अंधों में कान्हा राजा, जिस तरह से इस धरती पे इस जमीनी स्तर पे राजनीति होता है। तो आप देख रहे थे हमारे चैनल न्यूट्रल जर्नलिज्म, आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को उन सारे इलाकों में फॉरवर्ड करें, शेयर करें। और हमारे साथ थे के जो जेडीयू पार्टी के जो दावेदार हैं सुनील कुमार जी, बहुत धन्यवाद करूंगा मैं, आपने अपना महत्वपूर्ण टाइम दिया।